नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सचिन। आज आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप पता कर सकेंगे कि भैया लोन लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे मुझे बाद में पछतावा ना हो, यानी कि मेरा पैसा भी बर्बाद ना हो और मेरा समय भी बच जाए और मेरा लोन सैंक्शन के साथ साथ डिसबर्स भी हो जाए। तो उसी कड़ी के अंदर दोस्तों सबसे पहली जो बात है वो है आपको डिसाइड करना है कि लोन एक्चुअल में कौन लेगा। सबसे पहला काम यही है कि लोन लेगा कौन। मेरे पास कॉल्स आती हैं, वही कहते हैं कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं या मैं सर्विस में हूं, तो मैं चाहता हूं मैं अपनी वाइफ के नाम से काम स्टार्ट करा दूं, ताकि धीरे धीरे जब काम सेट हो जाएगा तो मैं भी जॉब छोड़ के उसके काम में आ जाऊंगा। प्लानिंग अच्छी है, कोई इशू नहीं है। या मेरा सिविल खराब है, मैं अपने पापा या मम्मी के नाम से लोन अप्लाई कर दूं। तो शुरुआत में ही वो सारे फैक्टर जान लें कि भैया लोन एक्चुअल में किसके नाम से अप्लाई होगा। एग्जाम्पल के लिए कुछ फैक्टर्स जो लोग मेरे से बात करते हैं और मैं उनको बताता हूं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है कि लोन कौन अप्लाई करे। पहली बात, क्या वो बंदा जिसके नाम से आप लोन अप्लाई करने जा रहे हैं उसको बिजनेस की नॉलेज है। स्पेशली जो हाउस वाइफ होती हैं उन्हें बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं होती। जब बैंक में इंटरव्यूज होते हैं तो कहते हैं हमारे पति को पता होगा, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में, वही बताएंगे, उन्होंने ही लोन अप्लाई करा है, आप उनको फोन मिला लीजिए। इस तरह की बातें होती हैं और मजाक उड़ता है। आपका लोन बैंक स्टेज पे ही डिसअप्रूव हो जाता है, सैंक्शन और डिसबर्समेंट तो बहुत दूर की बात है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जिस किसी के लिए भी लोन अप्लाई कर रहे हैं उसको पहले बिजनेस की अच्छी सी नॉलेज दे दीजिए, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न भर दीजिए और वो बैंक में बात करने लायक भी हो। ऐसा ना वहां पे वो शाई हो जाए, क्वेश्चनों का जवाब ना दे पाए। ईडीपी ट्रेनिंग है या कोई भी चीज की नॉलेज है, इनकम टैक्स की, इन चीजों की, उसे बेसिक पता होना जरूरी है। तो जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि भैया कौन लोन अप्लाई करेगा तो आपका शुरू से लेके आखिरी तक पूरे प्रोसेस में पैसे ही बचेगा, टाइम भी बचेगा। होगा क्या, शुरुआत में आपने गलत आदमी के नाम पे अप्लाई कर दिया, प्रोसेसिंग फीस भी दे दी, हो सकता है आपने पूरे 1 महीना लगाया और आखिर में रिजल्ट क्या आया, हाउस वाइफ थी जी, इसके नाम पे लोन नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, मैं क्या करूंगा, मतलब मैं पहले अपना बिजनेस डिसाइड करूं, पेपर बनाऊंगा या मैं लोन के लिए अप्लाई करूंगा। 3 चीजें इसके अंदर, बिजनेस वर्सेस पेपर फर्स्ट वर्सेस लोन। सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन है कि अगर मैंने सारा खर्चा कर दिया, मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी, मैंने जीएसटी नंबर ले लिया, मैंने करंट अकाउंट खुला लिया, मैंने फिशरी का लाइसेंस ले लिया अगर मैं कोई फूड का काम कर रहा हूं, और मैंने रेंट एग्रीमेंट भी बनवा लिया, शॉप भी ले ली, सारे पेपर तो मेरे तैयार हो गए हैं, बिजनेस भी मैंने डिसाइड कर लिया है, क्या लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। शायद अगर मैं आपकी जगह होऊंगा दोस्तों, मैं भी यही सोचूंगा कि यार इतना खर्चा करने के बाद क्या होगा। यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, अगर कोई सैनिक जो इंडियन है जो पाकिस्तान बॉर्डर पे जा रहा है, वो ये कहेगा यार मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहननी है और एक गन भी होनी चाहिए, क्या वो ये कहेगा कि वहां पे जाके मैं चेक कर लेता हूं यार, पता नहीं गोली चलाएगा मेरे ऊपर, अगर गोली चलाएगा तो मैं बुलेट प्रूफ पहनूंगा, वहां पे किसके पास बंदूक होगी तो ही मैं बंदूक लेके जाऊंगा। दोस्तों लोन भी ऐसी है, ये भी यहाँ पे एक तरह का बॉर्डर है बैंक और आपके बीच में, जहां पे आपको अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना है। लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस क्वेश्चन की वजह से आधे से ज्यादा लोग यानी कि 75% लोग लोन ही नहीं ले पाते। वो बैंक में जाते हैं कि सर लोन मिल जाएगा, वो बैंक वाले के क्वेश्चन जो मुंह है उस पर एक ही होता है, एन और ओ, नो, बड़ा सा नो कर देता है वो। लेकिन जब हम कागज बना के जाते हैं, अपना बिजनेस डिटरमाइन करके जाते हैं, कौन बंदा अप्लाई करेगा उसको जाते हैं, तो बैंक वाला इंटरेस्ट लेता है, कहता है यार ये आदमी सीरियस है, थोड़ा सा पेपर बनवा के लाया है, यानी कि ये एक्चुअल नीडी है। हम भी ये चीज चेक करते हैं कि एक्चुअल नीडी है या नहीं है। जो लोग इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करने वाले हजारों लोग आते हैं दोस्तों, बैंक वाला किस किस को हाँ गएगा, जब तक उसके पास पेपर ही नहीं होंगे वो कैसे बताएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं होगा, बिजनेस प्लान नहीं होगा, केवाईसी नहीं होगी, आईटी नहीं होगा, हल्का सा इंटरेस्ट तो ले। ये तो उसी तरह हो गया, तेरी हम शादी करा रहे हैं कल, किससे, लड़की का नाम नहीं पता, उसका फोटो नहीं पता, जगह नहीं पता, क्वालिफिकेशन नहीं पता, तो हर कोई ना ही करेगा शादी के लिए भी। और अगर मुझे पता होगा हाँ भाई लड़की की फोटो ये है, उसका घर ऐसा है, लड़की का प्रोफाइल ये है, क्वालिफिकेशन ये है, तो कम से कम इंटरेस्ट तो लेगा, उनके घर जाने में, आने जाने में, जो भी है एक प्रोसीडिंग तो स्टार्ट होगी। तो बिजनेस में और पेपरों में यही फायदा है। मैं हमेशा ही कहता हूं आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइए। अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, नुकसान होगा तो क्या होगा, अरे भैया बिजनेस तो करोगे ना, आज नहीं तो कल करोगे, लोन लेके करोगे, अपना आप करोगे, तो होता क्या है इन कागजों से, एक तो आपको शुरुआत में ही पता चल जाता है कि मेरा बिजनेस प्लान ये होना चाहिए, मेरी प्रोजेक्टेड सेल ये होगी, मेरा जो सीए में डाटा है, प्रोजेक्ट बैलेंस शीट है, सब चीजों के बारे में आपको थोड़ी सी बिजनेस की नॉलेज भी हो जाती है। तो ये सेकंड पॉइंट जरूरी है
यहाँ पे मेरा डिसीजन यही है कि आप अपने सारे पेपर बनाने के बाद ही बैंक में जाएं पूछने के लिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंक सिलेक्शन। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि कितने तरह के बैंक हैं, उनके इंटरेस्ट रेट क्या है, प्राइवेट बैंक का क्या इंटरेस्ट रेट है, नेशनलाइज का क्या है, या अगर आप प्राइवेट फंडिंग में जा रहे हैं तो किस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बैंक का सिलेक्शन जरूर देख लीजिएगा कि भैया बैंक का सिलेक्शन क्या है। एनबीएफसी में जाऊंगा तो ये इंटरेस्ट रेट है, नेशनलाइज में जाऊंगा तो ये इंटरेस्ट रेट है। अक्सर मैंने नोटिस करा है, तूने कहाँ से लोन लिया है, अच्छा उस बैंक से लिया है, अच्छा है दे दिया था, ठीक है मैं आ रहा हूँ। या मेरे पहले के रिलेशन चल रहे थे बैंक में, मैं उसी के पास चक्कर लगा जा रहा हूँ, सर करा दो ना, सर करा दो ना। अरे मैंने उससे कोई शादी थोड़ा कर ली उस बैंक से कि भैया शादी कर लिए, सारे जन्मों के रिश्ते बन गए हैं, 7 जन्म तक मैं इसी के पास जाऊंगा। अरे दूसरे बैंक ट्राई करिए, पता करिए, अपना आप लॉगिन क्रिएट मत कराइए। मैं ये नहीं कह रहा अपना आपने चेक दे दिया 1200 रुपये का, लॉगिन आईडी क्रिएट हो गई है, बैंक में जाके उसके इंटरेस्ट रेट क्या है, कब कब करता है, सीसी कैसे बांधता है, ओडी कैसे होती है, टर्म लोन कैसे देता है, डिस्कस तो करिए। और डिस्कस कब करोगे, पीछे जब आपने पूरे पेपर बना लिए होंगे, जब उसको लगेगा कि ये सीरियस बंदा है, एक्चुअल नीडी है, तो ही बैंक वाला इस बारे में बात करेगा। तो इंटरेस्ट रेट पता कर लीजिए, 7 जन्मों वाला रिश्ता छोड़ दीजिए कि मेरा उसी में सेविंग अकाउंट है, मेरा बिजनेस का करंट अकाउंट भी इसी में है, तो मेरा 7 जन्मों का रिश्ता हो गया, मैं इसी से करूंगा। अच्छे इंटरेस्ट रेट की ऑप्शन में हमेशा सर्च करिए। अगर अच्छा ऑप्शन मिल गया इंटरेस्ट रेट का तो बैंक शिफ्ट कर दीजिए अपने, क्या फर्क पड़ता है। तो ध्यान रखिए, दोस्तों यारों से या 7 जन्मों वाले रिश्ते से निकलकर इसको सर्च करिए। वीडियो का लिंक जो मैंने इस पर बनाया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सारे बैंकों के इंटरेस्ट रेट, उनकी प्रोसेसिंग फीस, क्या पेनल्टियां हैं, मोरेटोरियम पीरियड, सब चेक कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट के बाद दोस्तों चौथा पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है लोन लेते वक्त या लोन लेने से पहले, वो है टेन्योर और मेरी ईएमआई का अमाउंट। 95% लोग इस पॉइंट को भूल जाते हैं और सिर्फ इस चक्कर में रहता है कि किसी भी तरह हमारा सर लोन सैंक्शन करा दीजिए, लोन डिसबर्स करा दीजिए, सब देख लूंगा मैं, सब कर दूंगा मैं। ये ठीक उसी तरह ही है कि आपने पूरा तामझाम कर लिया, गन मशीन सब लेके चल रहे हो, लेकिन ये नहीं पता कि दुश्मन कितना ताकतवर है। हो सकता है आप सब कुछ लेके गए हो और उसने आसमान से एक बम फेंक दिया, आपकी सारी की सारी तैयारियां खराब हो गई हैं। तो ये इतना जरूरी है। कैसे, मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूं। दोस्तों इस कैलकुलेटर में मैं मानता हूं कि किसी व्यक्ति को अगर 10 लाख की जरूरत है और 7 साल का वो टेन्योर मांगता है बिजनेस लोन के लिए 11% का रिड्यूसिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट रेट, तो उसकी ईएमआई बनती है 17,122 और 10 लाख के बदले उसका ब्याज मिला के 14,38,286 रुपये टोटल 7 साल में उसे पे करने पड़ेंगे। अब इस ईएमआई के बेस पर जो आप अपनी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में दिखाते हैं या प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, उसमें इस ईएमआई को अमाउंट को चेक कर सकते हैं कि क्या आप इसको निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। अगर इसी को दोस्तों अगर मैं से 5 साल करता हूं तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए जहां मेरी वो 17,000 रुपये ईएमआई दिखा रहा था, मेरी ईएमआई बढ़ के हो गई 21,742, यानी कि अब मंथली मेरे पर ईएमआई का भार जो है वो 4-5-6 हज़ार रुपये के आसपास बढ़ चुका है। लेकिन वहीं पे ही मेरा जो इंटरेस्ट 4,38,000 के आसपास आ रहा था, अब वो हो गया है 3 लाख रुपए, यानी कि मेरा 1.25 लाख से मोटा मोटा फायदा हो रहा है। अगर मैं 2 साल का टेन्योर अपना कम कर सकता हूं और अपनी ईएमआई निकाल सकता हूं, तो इस बेस पर आप अपने फाइनेंशियल को मैनेज कर सकते हैं। मुझे ईएमआई ज़्यादा रखनी है या टेन्योर कम रखना है, या टेन्योर ज़्यादा रखना है और ईएमआई कम रखनी है, वो आप इससे बेस पे डिसाइड कर सकते हैं। चलिए चलता हूँ अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो देखा दोस्तों आपने, अगर मैं अपना लोन टेन्योर को डिसाइड कर लूं और ईएमआई का भी डिसाइड कर लूं तो मैं अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख सकता हूं, ताकि मेरे पे आखिर में कोई प्रेशर ना आए। फिर चाहे कोई आसमान से बम आ जाए या कोई टैंकर से बम फेंक दे, मैं पूरी तैयारी के साथ हूं कि भैया मेरा लोन टेन्योर इतना रखना है और मुझे अपनी ईएमआई इतनी रखनी है, ताकि मैं बिजनेस की ईएमआई भी दे सकूं और अपने घर का खर्चा भी निकाल लूं और टेंशन फ्री होकर बिजनेस पे फोकस भी कर लूं। 95% लोग ध्यान रखते हैं कि किसी तरह बस सैंक्शन हो जाए, बाकी सब मैं देख लूंगा, मैं ईएमआई निकाल दूंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों में जानता हूं बाद में परेशानी होती है, छोटे से के चक्कर में कि किसी तरह लोन डिसबर्स हो जाए, लोन डिसबर्स हो जाए, लोन डिसबर्स हो जाए, मैं निकाल दूंगा। बाद में हर महीने 1 तारीख को 10 तारीख को वो इसकी ईएमआई के जुगाड़ में ही लगे रहते हैं कि यार ईएमआई हो जाए, ईएमआई हो जाए, हाई ईएमआई हो जाए, उसका रेंट नहीं दूंगा, उसकी सैलरी नहीं दूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, इन सब चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करते हैं और टेंशन अलग से लेते हैं। तो जो कैलकुलेटर मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो कैलकुलेशन अभी समझाई है, एक बार आप जरूर इसको चेक कर लीजिएगा कि भैया मेरे फाइनेंशियल ऐसे हैं, मेरी ईएमआई इतनी बनेगी, तो कम से कम मैं इसको मैनेज कर पाऊंगा। 5वां पॉइंट और आखिरी जो आपको
पछताने से बचाएगा, आपका समय बचाएगा और आपका पैसा भी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कभी भी उधार इसके लिए मत लीजिए और इन्वेस्ट करने के लिए। ये क्या होता है स्प्लर्ज, यानी कि अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया शादी करने के लिए लोन ले लेता हूँ, घूमने के लिए लोन लूँगा मैं, या अय्याशी के लिए लोन ले रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कभी भी ना लें। और इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज़ से भी मैं नहीं मानता, इक्का दुक्का केस होंगे जिसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कि भैया मैंने लोन ले लिया है। लोन हमेशा हाई रेट में मिलता है और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमेशा कम रेट पे ही होती है, चाहे कितना भी अच्छा हो। दोस्तों एज पर आरबीआई गाइडलाइन इसमें हमेशा फ़र्क रहेगा। तो मैं मानता हूँ कोई इक्का दुक्का आदमी होगा जिसकी किस्मत बड़ी अच्छी होगी, वो उधार ले पैसा, इन्वेस्टमेंट करे कहीं और उसके ऊपर अच्छी रिटर्न पाले, अपनी ईएमआई निकाल दे। कभी भी अपने अय्याशी के लिए, यानी कि ये जो बोल रहा हूँ मैं प्लस शादी है, घूमना फिरना है, किसी भी काम के लिए, यानी कि बिजनेस नीड अगर है तो ही लोन लें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए या पर्सनल पर्पस के लिए कभी भी हमें लोन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो और फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर बुधवार को और इतवार को वीडियो अपलोड करता हूं और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। कोई दोस्तों आपको इससे क्वेरी है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में जितना भी आपका सर्कल है, फ्रेंड्स का, ग्रुप का, रिलेटिव्स का, फेसबुक और व्हाट्सएप पे, इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों का समय तो बचे साथ में पैसा ही बच जाए और लोन लेने की जो हड़बड़ाहट होती है लोगों में वो कम से कम थोड़ा सा इस वीडियो को देख के शांत होगी और सही तरीके से वो लोन के लिए प्रोसेस कर पाएंगे। जल्दी मिलूंगा एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।